नमस्कार दोस्तों। आज हम शर्ली जॉकलिन लिम की एक बहुत ही पावरफुल कविता माय फादर्स सैडनेस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझेंगे। ये कविता इमिग्रेशन, आइडेंटिटी और पीढ़ियों के बीच ट्रांसफर होने वाले इमोशनल बर्डन जैसे मुश्किल विषयों को छूती है, जो इसे समझना बहुत जरूरी बना देता है। तो चलिए इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम कवित्री के बारे में जानने से शुरू करेंगे, फिर पहले स्टैंजा में पिता के मन की हालत को समझेंगे, दूसरे स्टैंजा में देखेंगे कि ये दुख कैसे विरासत में मिलता है, फिर कविता में इस्तेमाल हुई पावरफुल इमेजेस को डिकोड करेंगे और आखिर में इसके मेन मैसेज को समराइज करेंगे। देखिए, किसी भी कविता को पूरी तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसे लिखने वाला कौन है। लिम के अपने जीवन के जो अनुभव हैं, वही इस कविता की इमोशनल फाउंडेशन है। तो शर्ली जॉकलिन लिम मलेशिया में पैदा हुए एक अमेरिकन लेखिका हैं। एक इमिग्रेंट होने का उनका अनुभव, मतलब अपनी जड़ों और एक नई देश के बीच अपनी पहचान खोजना, उनके लिखने का एक सेंट्रल पॉइंट रहा है। फैमिली, विरासत और कल्चरल बर्डन जैसे थीम्स उनकी कविताओं में बार बार आते हैं और यही अनुभव माय फादर सैडनेस को एक बहुत ही गहरी पर्सनल फील देते हैं। तो चलिए अब कविता के पहले स्टैंजा में चलते हैं, जहां कवयित्री हमें पिता के कैरेक्टर से मिलवाती हैं, जो एक बहुत भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है। कविता की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली इमेज से होती है। पिता का दुख कोई मामूली चीज नहीं है, ये इतना गहरा है कि वो स्पीकर के सपनों में, मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी आ गया है। और ये लाइन, हिज यंग बॉडी इज डाइंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमाल की है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो थक गए हैं, इसका मतलब है कि उनकी जवानी, उनकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे जिम्मेदारियों की वजह से खत्म हो रही हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखा मेटाफॉर है। पिता के मुंह से निकलते मेन एंड वुमेन असल में उनकी अनगिनत जिम्मेदारियों का प्रतीक हैं। शायद वो लोग जिनकी जिम्मेदारी उन पर है, और जब भी वो अपनी पर्सनल खुशी या फुलनेस के लिए अपना दिल खोलते हैं, तो जिम्मेदारियों की ये फौज उन्हें शॉट डाउन कर देती है। मतलब उनकी पर्सनल इच्छाओं को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। अब इस मेटाफर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कवयित्री एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस का इस्तेमाल करती हैं। इससे पता चलता है कि पिता की प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो ग्रीक मिथोलॉजी में कहानी है कि ड्रैगन के दांत बोने से योद्धाओं की एक पूरी सेना पैदा हो जाती थी। इस इमेज का इस्तेमाल करके लिम हमें ये दिखा रही हैं कि पिता की हर एक जिम्मेदारी से अनगिनत नई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जिसमें वो हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। ओके, ये कविता का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो आइडेंटिटी के संघर्ष को दिखाता है। ही इज एन ओरिएंटल, ही क्लेम्स पैटर्निटी। ये उनकी बाहरी पहचान है, एक कल्चरल लेबल और एक फैमिली रोल। लेकिन उनके सपनों में उनकी असली इच्छा सामने आती है। वो बस एक जवान इंसान हैं जो इन बोझों से आज़ाद होकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ उनकी सोशल रोल और पर्सनल ड्रीम्स के बीच एक बहुत गहरा और दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट है। पिता के इस इनर कॉन्फ्लिक्ट और दुख को दिखाने के बाद कविता एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। आखिर ये बोझ जाता कहाँ है? क्या ये पिता के साथ ही खत्म हो जाता है, या फिर ये अगली पीढ़ी को विरासत में मिलता है? चलिए अब दूसरे स्टैंजा की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ फोकस पिता से हटकर स्पीकर पर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये दुख कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ये लाइंस तो सच में डरा देने वाली हैं। पिता का दुख अब सिर्फ उनका नहीं रहा, ये एक मुखौटा बन गया है जिसे स्पीकर पहन रहा है, जो उसकी खुद की पहचान को छिपा रहा है। स्पीकर की अपनी नज़र पिता के आंसुओं से धुंधली हो गई है, और पिता की जो अधूरी इच्छाएं थीं वो अब स्पीकर के सीने में ड्रम की तरह बज रही हैं। ये विरासत में मिली एक बेचैनी का सिग्नल। ये सिमिली विरासत में मिली फ्रस्ट्रेशन को एकदम परफेक्टली दिखाती है। फुल मून का मतलब है पोटेंशियल, यूथ और एनर्जी, लेकिन नो वुमन इनसाइड का मतलब है कि उस एनर्जी को निकालने का कोई जरिया नहीं है। स्पीकर को अपने अंदर पिता से मिली वही एनर्जी और इच्छा महसूस होती है, पर साथ ही वही रुकावट और निराशा भी महसूस होती है। कविता का अंत बहुत ही पावरफुल और दर्दनाक इमेजेस के साथ होता है, जो पिता के बलिदान की गहराई को दिखाते हैं। चलिए इन फाइनल मेटाफर्स को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पिता की तुलना मिट्टी से की गई है, जो हर बच्चे के साथ, यानी हर नई जिम्मेदारी के साथ टूटती और बिखरती जाती है। उनका शरीर धीरे धीरे एक आवर ग्लास में रेत की तरह बिखर रहा है, जो दिखाता है कि टाइम के साथ उनकी लाइफ फोर्स कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये कोई अचानक टूटना नहीं है, बल्कि एक स्लो प्रोसेस है। ये एक जबरदस्त पावरफुल इमेज है। एक बुल, यानी बुल ताकत और पावर का सिंबल होता है ना, लेकिन यहाँ उसकी सारी ताकत एक एक्सल के नीचे दबी हुई है, एक ऐसे बोझ को ढोने में खर्च हो रही है जिसे वो सहन नहीं सकता। ये दिखाता है कि पिता होने की जिम्मेदारी एक मजबूत से मजबूत इंसान को भी कैसे कुचल सकती है। और ये आखिरी दो इमेजेस इस आइडिया को चरम पर ले जाती हैं।
एक मैंग्रोव का पेड़ जो खुद लाइफ का सोर्स है, लियानाज नाम की बेलों से घिरा हुआ है जो उसका दम घोंट रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपनी जिम्मेदारियों से घुट रहे हैं। और फिर ये आखिरी लाइन, द होस्ट पेरिशिंग ऑफ इट्स लैविशनेस, यानी जो सबको दे रहा है वो अपनी ही दरियादिली की वजह से खत्म हो रहा है, वो दूसरों को इतना दे रहा है कि खुद मिट रहा। तो इस गहरी और इमोशनल जर्नी के बाद इस कविता से हम क्या मेन मैसेज निकाल सकते हैं? की टेकअवेज क्या हैं? असल में ये कविता 4 मेन थीम्स पे फोकस करती है। पहला है जेनरेशनल ट्रॉमा, यानी जब इमोशनल बोझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। दूसरा है द साइलेंट सैक्रिफाइस, मतलब जिम्मेदारियों की वो भारी कीमत जो अक्सर किसी को दिखती नहीं। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, यानी अपनी पर्सनल इच्छाओं और सोशल रोल्स के बीच का संघर्ष। और आखिर में एम्पैथी, ये कविता एक बच्चे के अपने पेरेंट के चुपचाप सहे गए दर्द के लिए गहरी समझ और सहानुभूति को दिखाती है। आखिर में ये कविता हमें हमारी अपनी जिंदगी और परिवारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हम कौन से अनकहे बोझ विरासत में लेते हैं। इस डिटेल्ड एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।